बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में बेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको यूजेस ऑफ बेसिस जो हैं उनके पॉइंट्स जो थे वो रीड करके समझाए थे और होपफुली वो आपको समझ आ भी गए होंगे। अब अगर हम अपने नेक्स्ट पेज पर मूव करें, पेज नंबर 31 पे, तो वहाँ पर नीचे बॉटम पे एक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू स्टमक। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि आपको ये, जिनकी बायोलॉजी है उनको तो काफ़ी हद तक ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंप्यूटर साइंस भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करके समझाऊंगा। इसको आपने बड़े ही गौर से सुनना है। तो बात कुछ इस तरह की है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, तो वो फूड ट्रैवल करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ तक वो फूड जाता है, विच इज़ स्टमक। और स्टमक की वॉल्स में से HCl नामी एसिड जो है वो रिड्यूस होता है, निकलता है। ठीक है, निकलने के बाद वो उस फूड के ऊपर स्ट्राइक करता है और उसको पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम फूड इतना ज़्यादा खा लेते हैं, या जंक फूड खा लेते हैं, या प्रोटीनियस फूड खा लेते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। उसको तोड़ने के लिए जब एसिड आता है तो उसकी एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुदरती तौर पर हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं वहाँ पर कुछ बेस भी अवेलेबल होती है जो कि उस एसिड को न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कभी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तब हम कहते हैं कि जी हमारी स्टमक में एसिडिटी हो चुकी है। एसिडिटी का एक और नाम भी है, इसको हाइपर एसिडिटी भी कहा जाता है। अब इस हाइपर एसिडिटी की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारी GIT पर होता है। GIT का पूरा नाम बुक पर भी लिखा हुआ है। इसको अगर आप पढ़ेंगे, हम इसकी रीडिंग करेंगे, तो सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन पे एक वर्ड लिखा है सेंटर में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करके लिखें तो बन जाता है GIT। ठीक है, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ओवरऑल उसको GIT कहा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाइपर एसिडिटी की वजह से। स्पेसिफ़िकली इसकी वजह से आपका जो स्टमक है उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभार ये बर्निंग स्टमक से ट्रैवल करती है ऊपर की तरफ, और आपकी चेस्ट में भी जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ मेथड लिखे हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ या फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, कि आप उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसे रीड करते हैं। स्टमक एसिडिटी। स्टमक सिक्रीट्स केमिकल इन अ रेगुलर वे टू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। दीज केमिकल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलॉन्ग विद अदर सॉल्ट्स। ऑल्दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ हाईली कोरेसिव। कोरेसिव मतलब जला देने वाला। ठीक है, बट स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स इफेक्ट बिकॉज इट इज़ लाइंड विद सेल्स डेट प्रोड्यूस आ बेस। जैसा मैंने आपको बताया कि एसिड के अलावा कुछ सेल्स जो हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, बेस। तो बेस न्यूट्रलाइजेस कर देती है स्टमक एसिड को। ये बात हमारी पहले भी डिस्कशन में हो चुकी है डिस्कस, कि जब भी कोई एसिड और बेस एक जगह पर पड़े होते हैं तो वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट्स वाई उसने यहाँ पर वर्ड न्यूट्रलाइज लिखा हुआ है, न्यूट्रलाइजेस, सॉरी, वर्ड न्यूट्रलाइज नहीं है, न्यूट्रलाइजेस है। ओके, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एसिड इज़ टू ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ फूड इन द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस क्या है कि अगर आपने प्रोटीन खाई है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि प्रोटीन का यूनिट अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अब प्रोटीन को जब तोड़ा जाएगा, उसके केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे, तभी तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, और फिर ही वो आपके हर बॉडी के एक सेल तक क्या जाएगा, वो फूड ट्रैवल होगा।
डज बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल वंस, के बिग मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इट आल्सो किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स, कभी कभार कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं HCl, उनको भी क्या कर देता है, किल कर देता है। However, sometimes stomach produces too much acid, बहुत ज़्यादा एसिड, it cause stomach acidity and also called hyperacidity। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, what do you know about hyperacidity, ठीक है। सिम्टम्स इसके सेकंड पॉइंट में आप लिख देंगे, डिजीजेस, फीलिंग बर्निंग सेंसेशन थ्रू आउट द GIT, पूरी GIT में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार ये फीलिंग समटाइम एक्सटेंड टूवर्ड्स द चेस्ट, डैट इज़ कॉल्ड हार्ट बर्निंग, और ये चेस्ट की तरफ जब मूव करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बर्निंग। यहाँ तक आप एक हाइपर एसिडिटी का शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे और फिर आगे मूव करते हैं द बेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, यानी मेथड टू रिड्यूस हाइपर एसिडिटी, और ये क्वेश्चन ये हो सकता है द बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ हाइपर एसिडिटी। कोई से 2 पॉइंट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि अवॉइड करें ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा खाने से, एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड स्पाइसी फूड्स, यानी जितने भी स्पाइसी फूड्स और फैटी एसिड्स वाले फूड हैं, चिकनाइयाँ वगैरह, इनसे दूर रहें। सिंपल रेगुलर ईटिंग करें, रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील, ठीक है, बिल्कुल अपराइट पोजीशन, सीधे बैठे रहें 45 मिनट इस पोजीशन में। कीपिंग द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग, तो ये वो कंडीशंस हैं या कह लीजिए प्रिवेंशंस हैं जिनको फॉलो अप कर कर आप अपनी हाइपर एसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन्स। एल्स हमने पहले भी बेसिस में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो चौथा पॉइंट था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसी बेस है जो कि आपकी स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकती है। बहरहाल इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपने प्रिपेयर कर लें। अब आ जाइए पेज नंबर 32 पर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हमने कंसंट्रेट करना है, जिसको मैं वाइट बोर्ड पे मेंशन भी कर चुका हूँ, pH स्केल। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे पहले ही बताना चाहता हूँ कि हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके रेफरेंस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या यूँ कह लीजिए जिनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उनके रेफरेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक हमें ले जाते हैं और उस चीज़ को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करूँगा, मैं आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने इसी केमिस्ट्री की बुक में, इसी तरह की केमिस्ट्री की बुक में फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस किया था, विच इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था ये टॉपिक जो है ये पुराने जो साइंटिस्ट हैं, या यूँ कह लीजिए कि ओल्ड जो बातें हैं उनसे काफ़ी रेलिवेंट हैं, तो वो हमें इतनी ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आता था। हमने उस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ एग्जांपल्स जो थी वो हमने आउट ऑफ द सिलेबस भी डिस्कस की थी ताकि हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ आ जाए। अब बात कुछ इस तरह की है कि जब हम pH स्केल की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें कई जगह पर कुछ ऐसी बातें आएंगी जो कि डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि वो डायरेक्ट क्यों लिखे हुए हैं, तो उसकी वजह यह है कि उनके पीछे बहुत बड़ा रेफरेंस या कॉन्सेप्ट है जो कि अभी आपका मैट्रिक लेवल पर नहीं है कि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं। वो अभी आप सुन लीजिए, अभी याद कर लीजिए और उसको अपने लिए एक रेफरेंस बना लीजिए। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और इसकी मज़ीद डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात अच्छी तरह समझ भी आएगी, आपका माइंड भी ब्रॉड होगा और प्रॉपरली ये कॉन्सेप्ट्स आपको फिर इस तरह जो है आगे अगले लेवल्स पर क्या आएंगे, समझ आएंगे। तो अभी कुछ ऐसी बातें इस टॉपिक में डिस्कस होंगी या आएंगी जो कि डायरेक्ट लिखी होंगी, जिनको साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री के अंदर पहले से ही परफॉर्म करके डायरेक्ट उसकी थ्योरी जो है वो टेक्स्ट बुक में लिखवा दी है। तो हम सिर्फ उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ समझेंगे कि वो लिखा क्या हुआ है, लेकिन उसकी डेप्थ तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ pH स्केल। तो मैंने कुछ पहले ही डिस्क्रिप्शन जो है वो दे ली है वाइट बोर्ड पे, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। इसमें कुछ बातें जो हैं वो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 रिवर्सिबल रिएक्शन से रेलिवेंट हैं।
वो मैंने चैप्टर नंबर 1 का है, अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि यहाँ पर P का मतलब है माइनस लॉग। ठीक है, जो मैथ्स में भी आप लॉग यूज़ करते हैं, P का मतलब यहाँ पे माइनस लॉग है, और H का यहाँ पर मतलब है H पॉजिटिव आइन, या इसको आप H पॉजिटिव आइंस कह सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि P का मतलब माइनस लॉग क्यों है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेवल पे बातें आपने डेप्थ में सोचनी है, अभी आपने ये सिर्फ सुननी है। तो P का मतलब माइनस लॉग है, H का मतलब है H पॉजिटिव आइंस। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि H पॉजिटिव आइंस क्यों है, ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बेटा पीएच स्केल का मतलब क्या है, तो पीएच स्केल एक असल में ऐसा स्केल है जो कि आपको माइनस लॉग पावर देता है H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशंस की। ठीक है, कोई भी मिकदार जो आप लेंगे उसकी। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि माइनस लॉग H पॉजिटिव आइन को हम कैसे डिस्कस करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर। अब सवाल ये है कि हम वाटर की ही एग्जांपल क्यों लेते हैं, या साइंटिस्ट ने वाटर की ही बात क्यों नहीं की, क्यों ही की। और भी बहुत से केमिकल्स थे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह बहुत से केमिकल्स थे, लेकिन वाटर की बात इसलिए की गई है क्योंकि वाटर के पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत कम एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स के पास अवेलेबल है, या एक हिसाब से कह लीजिए कि नहीं अवेलेबल, और वो ये है ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो का मतलब इटसेल्फ, आयोनाइजेशन मीन्स आइंस बनाना, कि वाटर जो है वो इटसेल्फ क्या बनाता रहता है, आइंस बनाता रहता है, खुद ब खुद आइंस बनाता रहता है, मीन टू से अपने आप को डिसएसोसिएट करता रहता है, तोड़ता रहता है और आइंस बनाता रहता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक रिवर्सेबल रिएक्शन लिखा, वाटर लिखा, रिवर्सेबल फॉर्म लिखी, KF यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, KR यानी रिवर्स डायरेक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब वाटर जब टूटता है हमेशा स्प्लिट होने के बाद वो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन, जिसको हम हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम KC बनाते हैं, लेकिन आप इधर देख रहे होंगे कि मैंने KW लिखा हुआ है। बेटा इसीलिए लिखा हुआ है कि जब आपने वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े थे तो उस कुछ वक्त के लिए आपने वहाँ पे कोशेंट QCV याद होगा आपको, आपने यूज़ किया था समझने के लिए टॉपिक को। इसी तरह यहाँ पे हम KW, असल में वाटर, W किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर के कांस्टेंट के लिए KW जो है वो लेंगे एज अ कांस्टेंट फॉर्म। तो KW इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ये आपको याद है, हमने पहले से ये फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ था। प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे। प्रोडक्ट हमारे पास हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो ऊपर आ जाएंगे, और H2O जो कि रिएक्टेंट्स थे वो नीचे आ गए। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप सोचें तो आज तक आपने जितने रिवर्सेबल रिएक्शन किए थे और ये जो मैंने अभी लिखा है एक रिएक्शन यहाँ तक, उनमें और इनमें सिर्फ एक फ़र्क है, एक डिफरेंस है कि आज तक आपने ब्रैकेट के अंदर आइंस नहीं डाले थे रिवर्सेबल रिएक्शन में, जबकि इस रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि H के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव आइन आपको रिप्रेजेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया कि KW तो हमारा साथ साथ चलता आ रहा था कांस्टेंट। अब इस वक्त ये होगा क्योंकि इनके ऊपर आइंस हैं तो इनको हम उस लेवल से या उस हिसाब से डिस्कस नहीं करेंगे जिस हिसाब से हमने रिवर्सेबल रिएक्शंस को किया था। इनमें यहाँ से कुछ चेंजेस आएंगी। ठीक है, ये वही चेंजेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया कि आपने सुननी है। यहाँ पे वाटर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस आ जाएंगे। अब टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि जब KW H2O वाटर इक्वल आता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस के, तो इन कंसंट्रेशंस पे जो आंसर आता है हमारे पास स्केल पर, वो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आंसर है वो आता है 1.0 इंटू 10 की पावर -14। अब ये वो आंसर है जो कि पहले से मैयरेबल है, जिसको पहले से ही स्केल पे मैयर किया गया, ठीक है, और मैयर करके टेक्स्ट बुक में लिख दिया गया। आपने इस वैल्यू को याद कर लेना है। अब आप 2 मिनट के लिए देखिए कि जितने H पॉजिटिव आइन होंगे उतने ही OH नेगेटिव आइन होंगे, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख देते हैं। तो हम लेट करते हैं H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव।
अब 2 मिनट के लिए आप सपोज करिए यहाँ पे मैंने और लिखा हुआ है, और का मतलब कि हम इसको आगे फर्दर मूव करेंगे। यहाँ पर अगर H पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये इक्वल है OH नेगेटिव के, तो मैं क्या OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव इधर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने असल में H पॉजिटिव फाइंड करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, तो अब ये होगा कि अगर OH नेगेटिव H पॉजिटिव के इक्वल है कंसंट्रेशंस में, तो मैं इधर OH की जगह क्या लिख सकता हूँ? H। तो जब ये भी H होगा, ये भी H होगा, तो ये असल में H पॉजिटिव का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H पॉजिटिव ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लिख दूंगा। इट इज़ इक्वल टू द गिवन आंसर, जो कि हमें पहले दिया गया 1.0 10 की पावर -14। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए या फिर इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आपने मैथमेटिक्स के रूल्स पढ़े हुए हैं। हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? इक्वल के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इसका 2 तो अंडर रूट के साथ कट जाएगा, लेकिन जब इसके ऊपर अंडर रूट आएगा तो जाहिर सी बात है, इसकी वैल्यू अगर -14 थी तो अंडर रूट आने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -7। क्योंकि अंडर रूट में इसकी वैल्यू जो है जब आप निकालेंगे कैलकुलेटर पे तो वो क्या आ जाएगी? 1.0 × 10 की पावर -7। एंड m स्टैंड फॉर यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब बेटा आपको ये पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, और मोलर वर्ड निकला है, मोलर मतलब मोल से। और मोल के बारे में भी आप पहले 9th क्लास में डिस्कस कर आए हैं कि जो भी चीज़ जितनी मर्जी ही बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ पे जितने भी H पॉजिटिव आयन की वैल्यू होगी वो M कंसंट्रेशन कहलाएगी, यानी मोलर कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हमारे पास H पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? मेजर कर लिया। अब हम जो शुरू में हमने pH स्केल की एक फार्मूला बनाया था -log, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँगा? -log इधर ही लिखूँगा, H पॉजिटिव लिखा हुआ है, H पॉजिटिव की वैल्यू ये है, तो इधर मैं H पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर दूंगा। वो क्या है? 1.0 × 10 की पावर -7। जब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा 7। तो मैं कहूँगा कि बेटा मेरे पास जो pH आई है H पॉजिटिव आयन की, वो क्या है? 7। तो इस तरह मैंने pH फाइंड कर ली। लेकिन अभी आप 2 मिनट अगर इमेजिन करें या सपोज करें या सोचें, तो आपने अभी तक निकाला क्या है? आपने अभी तक सिर्फ वाटर में से H पॉजिटिव आयंस को फाइंड किया, तो आपके पास pH आ गई H पॉजिटिव आयंस की। लेकिन अभी आपने OH नेगेटिव आयंस निकालने हैं। जब आपने ये स्टार्ट किया था, बीच में आपने कहा था कि OH को हम इक्वल लेते हैं H पॉजिटिव के। इसी तरह ये सारा प्रोसीजर दोबारा होगा, ये कैलकुलेशन सारी दोबारा होगी, लेकिन चेंजेस ये आएंगी कि जहाँ जहाँ H पॉजिटिव होगा वहाँ पर हम OH नेगेटिव लिखेंगे। तो असल में अगर एक pH स्केल है तो इसमें एक और स्केल भी तैयार होगा, विच इज़ POH। अगर pH जो है वो H पॉजिटिव आयन के लिए है तो POH किसके लिए क्या है? किसके लिए बनेगा? OH नेगेटिव आयंस के लिए। फॉर्मूला सेम ही होगा, POH इज इक्वल टू -log, लेकिन ब्रैकेट में क्या आएगा? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, आयंस लिख लें या ना लिखें, नेगेटिव का मतलब ऊपर आयन ही होता है। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब सवाल यह कि OH नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा जो वैल्यू H पॉजिटिव की आएगी वो ही OH नेगेटिव की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने पहले कहा हुआ है कि H पॉजिटिव इक्वल है OH नेगेटिव के, तो जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की आएंगी वो ही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की आएंगी। इसी वजह से जो टेक्स्ट बुक है उस पर उन्होंने इस प्रोसीजर को दोबारा नहीं किया हुआ, क्योंकि ये अल्टीमेटम आपको समझ आ गई है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अगर ये कह दिया कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव के इक्वल है, तो जो वैल्यू में जो आंसर H पॉजिटिव का आएगा वही आंसर किसका आएगा? OH नेगेटिव। तो अब अगर वैल्यू आपने pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव में 1.0 × 10 की पावर -7 लगाई थी, तो अल्टीमेटम सी बात है यहाँ पर भी आप वैल्यू क्या लगाएंगे? 1.0 × 10 की पावर -7। जब आप POH का आंसर निकालेंगे तो POH का आंसर आपके पास वही आएगा जो आपके पास pH का आया था, विच इज़ 7। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके पास pH स्केल 7 और POH स्केल बन जाएगा 7।
और याद रखिएगा pH स्केल चाहे 7 पे pH हो या OH हो, 7 पे हमेशा जो वैल्यू होती है वो pH पर होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि ना तो वाटर एसिडिक है ना ही वाटर बेसिक है, या यूं कह लीजिए कि वाटर एसिडिक भी है और बेसिक भी है, यानी उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट्स वाई वाटर को न्यूट्रल कहा जाता है। तो इस तरह ये हमने वाटर जो है इसकी ऑटो आयनाइजिंग पावर की बेस पर हमने इसे फाइंड आउट किया और पीएच स्केल को डिस्कवर किया। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि पीएच स्केल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, पीओएच के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप देखें कैलकुलेशंस के बाद पेज नंबर 33 के लास्ट पे अगर आपको एक स्ट्रिप बनी हुई नज़र आएगी, उस पर पीएच लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, पीओएच। ठीक है, उस स्ट्रिप में आपने सिर्फ एक चीज़ को देखना है, सेंटर में 7 को, ऊपर भी 7 देखिए नीचे भी 7 देखिए, दोनों तरफ 7 लिखा हुआ है। पीएच चाहे 7 हो या पीओएच चाहे 7 हो, उसके ऊपर आपको एक ही वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वो होगा न्यूट्रल। वो क्या वर्ड है, न्यूट्रल। ठीक है, इस स्ट्रिप की एक्सप्लेनेशन पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले पीएच की डेफिनेशन, ऑटो आयनाइजिंग की डेफिनेशन और उसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है पहले मैं आपको वो कवर करवाऊंगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 पर जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी सेकंड लास्ट लाइन पे देयरफॉर लिखा है। देयरफॉर के बाद से पीएच की डेफिनेशन है, आपने सबसे पहले ये राइट करनी है। pH is the negative logarithm of molar concentration of the hydrogen ion। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इतनी डेफिनेशन लिख के आप अगला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर H पॉजिटिव आइन ब्रैकेट क्लोज, आप ये लिख देंगे। एल्स लॉन्ग क्वेश्चन है तो पहले आप डेफिनेशन लिख के यही फॉर्मूला लिखेंगे और पेज नंबर 32 के स्टार्ट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आपकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या है, concentration of hydrogen ion is pure water, hydrogen ion in pure water is the basis for the pH scale, यानी ये इसकी आयंस की इंपॉर्टेंस रखती है। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये यकीनन आपको याद होगा 9th क्लास में 7 चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े थे। एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है, तो उस हिसाब से वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वहाँ पर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी वाटर से रेलिवेंट पढ़ा था। बहरहाल इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। वही रिएक्शन लिखा हुआ है, उसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पहले उसने केसी से निकाली है लेकिन नीचे जाके के डब्ल्यू कर दी है। मैंने डायरेक्ट के डब्ल्यू में लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन आपने बुक वाला ही लिखना है। पहले केसी में उसको लिखना है, फिर केसी में वाटर को इक्वल लेना है और फिर उसको के डब्ल्यू में बैलेंस करना है। और उससे पहले एक लाइन लिखी है, अ न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट नॉन एज आयोनिक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर के डब्ल्यू यूज्ड instead of product concentration equilibrium constant and water। तो आपने केसी पे पहले जो 2 स्टेप हैं वो करके फिर के डब्ल्यू पे आना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन आपने बुक वाले स्टेप्स को क्या करना है, कॉपी करना है। तो के डब्ल्यू में आपके पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइंस आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है कि एज वी नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोक्साइड आइन ऑन डिसएसोसिएशन। सो ये नीचे तक उन्होंने लास्ट तक H पॉजिटिव आइन का आपको आंसर निकाल दिया। उसके बाद अगले पेज पर आएंगे तो सेकंड पैराग्राफ के नीचे pH निकाली गई है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, यानी जो pH मैंने आपको निकाल कर दिया ये वाली। ठीक है, पैरेंथेसिस का डिफरेंस है, पैरेंथेसिस मैंने चेंज कर दी है, मैंने दोबारा चेंज कर देता हूँ। उन्होंने जो है वो राउंड ब्रैकेट यूज़ की हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं बुक को कॉपी करना पड़ता है। तो ये ज़रा ना 1-2 बातें हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा तो आपने सिर्फ pH की जो मतलब कि सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कॉपी करना है, यहाँ से pH यहाँ तक, ये जिसको मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर दिया। आप सिर्फ इतना जो पोर्शन है ना ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ इतना ऐड करेंगे क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन pH स्केल है, नॉट POH। ठीक है, यहाँ तक ये आपका लॉन्ग जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में पेज नंबर 32 से स्टार्ट करना है, वो पेज आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। अगले पेज पर आकर सिर्फ ये चीज़ जो है pH को निकालना है आप।
ठीक है, जहाँ पर आपने पेज नंबर 32 के लास्ट पे ख़त्म की थी, कंप्लीट की थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -7 m एट 25। तो मैंने उधर ही कंप्लीट करके नीचे डायरेक्ट देखें pH निकाली है ताकि आपको समझ आ जाए। आपने ये निकालनी है और यहाँ तक आपका pH का लॉन्ग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जहाँ तक बात आपको नज़र आती है POH के बारे में, तो इससे रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आगे आएंगे। वो पहली बात तो ये है कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बोर्ड में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊँगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर बिल्कुल ना आते होते तो मैं आपको फ़र्स्ट चैप्टर में इतनी मेहनत ना करवाता। ठीक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं आते, मेरा कहने का मकसद ये था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपसे मेहनत करवाई जाएगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद ब्राइट हों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक pH स्केल का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है और नीचे आपको जो स्ट्रिप नज़र आ रही है, यहाँ से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने उस स्ट्रिप पे सिर्फ अभी आपको ये बताया है कि वाटर न्यूट्रल होता है एट द पावर ऑफ 7 इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और वो मैंने आपको pH और POH दोनों बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। अब नेक्स्ट टाइम अब हम ये देखेंगे कि जो न्यूट्रल 7 पर pH है और POH है, उसके राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है और लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है और वो क्या चीज़ है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपना लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में pH स्केल का टॉपिक स्टार्ट किया था और आपको यहाँ तक यकीनन समझ आ गया होगा कि pH स्केल असल में है क्या। स्टूडेंट्स, लास्ट में जो बात मैंने pH स्केल तक रखी थी वो ये थी कि मैंने आपको ये कहा था कि पेज नंबर 33 के लास्ट पे एक स्ट्रिप बनी हुई है जो कि असल में pH और POH स्केल की है। उसमें सिर्फ सेंटर में 7 पर जो न्यूट्रल वैल्यूज़ थी मैंने आपको सिर्फ वो बताई थी और उसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको वाटर बताई थी। आज हम इसी लेक्चर को यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए इसी टॉपिक को यहाँ से आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका pH स्केल था, pH स्केल असल में क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसी तरह आपने POH स्केल भी पढ़ा, वो मैं रेफरेंस में लिख देता हूँ कि POH स्केल इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, और ये बात हमारी कल ही डिस्कस हो गई थी, जैसे pH स्केल है वैसे ही POH स्केल है। फ़र्क यह है कि ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन्स है। अच्छा जी, ये आपकी वो स्ट्रिप है जो कि आपकी बुक पे भी बनी हुई है। इसमें कल जो डिस्कशन हमने की थी, हमने इस स्ट्रिप की थी, ये जो मैंने जिस पर एरो लगाया कि 7 पे आपकी जो चाहे pH है या चाहे POH है, ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, अब आपने यहाँ से आगे सुनना है कि अगर वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है, अभी आप सिर्फ ऊपर वाला pH स्केल देखें, अगर वैल्यू 7 से कम है तो वो हाईली एसिडिक और स्लाइट एसिडिक होगी। ठीक है, हाईली मतलब ज़्यादा एसिडिक और उससे कम एसिडिक और फिर न्यूट्रल, यानी 0, 1, 2 यहाँ तक आप वैल्यू समझिए कि हाईली एसिडिक। फर्दर मोर जो 3, 4, 5, 6 ये स्लाइटली एसिडिक, 7 पर न्यूट्रल। ठीक है, फिर इसी तरह 8, 9, 10 ये आगे से स्लाइटली बेसिक और फिर हाईली बेसिक। हाईली बेसिक यानी जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे कह लीजिए स्ट्रॉन्ग बेसिस। इस तरह स्लाइटली बेसिक यानी जो वीक बेसिस होंगी। ठीक है, इसी तरह स्लाइट एसिडिक यानी वीक एसिड्स और हाईली एसिडिक यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये आपको ऊपर वाला pH स्केल है। ठीक है, और इनको हम pH वैल्यूज़ कहते हैं। इसी तरह नीचे वाला जो स्केल है वो POH है, लेकिन उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑपोजिट हैं। देखिए, अगर आप इधर यहाँ से सुनिए, अगर आप हाईली एसिडिक कह रहे हैं, उसकी वैल्यू 0, 1, 2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हाईली बेसिक अगर आप pH स्केल में देखेंगे तो वो 12, 13, 14 होंगी। लेकिन अगर इन्हीं वैल्यूज़ को आप POH स्केल में देखते हैं तो जाहिरी सी बात है वो 0, 1, 2 होंगी। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास POH स्केल अवेलेबल है जो कि इस फॉर्म में बना हुआ है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह ये पीएच स्केल हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं कि मतलब जितना अभी तक हमने पीएच स्केल पढ़ा है, इस पीएच स्केल के कंक्लूजन्स क्या, मतलब क्या ऐसे आंसर्स हैं जो इस स्केल को पढ़ने के बाद हमने अखज़ किए। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 34 पे। पहले हम कंक्लूजन्स देखेंगे, फिर मैं आपको इसके टॉप पे एक फिगर है 10.1, थोड़ी सी वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो सीधा आप कंक्लूजन्स पे आ जाइए। पहला कंक्लूजन आपके पास है पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज़ ऑलवेज 7, कि जब भी आपका कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल का मतलब आपके पास या तो एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 7 होगी, जिस तरह हमने एग्जांपल में वाटर लिया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिक सॉल्यूशंस हैव पीएच लेस देन 7, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। इसी तरह अगला पॉइंट है बेसिक सॉल्यूशंस हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, और जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस होंगे उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ग्रेटर होगी। और लास्ट पॉइंट है कि पीएच एंड पीओएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14, यानी आप जब पीएच और पीओएच को कंबाइन करेंगे तो टोटल वैल्यूज जो हैं वो कहाँ तक बनेंगी, 14। तो असल में ये रेंज टोटल 15 होती है, क्योंकि 1 से लेके 14 तक 14 और उसमें 0 ऐड करें तो टोटल रेंज क्या बन जाती है, 15 वैल्यूज़ की रेंज बन जाती है, जिस पे पूरा स्केल बना हुआ है। इसके बाद आपने टॉप पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, जिसको मैंने अभी बताया फिगर 10.1 है, अगर आप इस पर ख़ुद फिंगर रखें तो सबसे पहले आप न्यूट्रल पे अपनी फिंगर रखिए। न्यूट्रल के आगे एच पॉजिटिव आइन पढ़ेंगे तो लिखा है 1 × 10⁻⁻7, जो कि हमने पीछे इसको ड्राइव भी किया था। फिर आगे उसकी पीएच लिखी है, वो है 7। फिर आगे फिर दोबारा देखिए 1 × 10⁻⁻7, ये OH यानी हाइड्रोक्साइड आइन लिखा हुआ है, और उसकी भी पीओएच कितनी है, 7। अब अगर आप इससे ऊपर H पॉजिटिव आइन देखें तो आप न्यूट्रल के ऊपर पहला देखेंगे तो पावर लिखी हुई है 1 × 10⁻⁸, ऊपर 10⁻⁹, इसी तरह 10⁻⁻10 एंड गोस ऑन जाते जाएंगे तो -14 तक है। और अगर इसके नीचे चलेंगे 10⁻⁷ से नीचे तो 10⁻�6। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने अभी ऊपर की तरफ पढ़ी थी वो सारी बेसिक थी, यानी बेसिस थी, ठीक है। और अब नीचे की तरफ जो मैं पढ़ने लगा हूँ वो एसिडिक है, ठीक है, यानी एसिड्स हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 by 1 वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है। पहले 10⁻⁻6 है, फिर -5 है, फिर -4 है, -3 एंड गो सो ऑन। इसी तरह आगे उसके पीएच की रेंज देखिए तो आपको नज़र आएगा जो 1 × 10⁻⁻6 है तो उसकी पीएच 6 है, फिर 5, फिर 4, इसी तरह वो रिड्यूस होती चली जा रही है। इसी तरह इस टेबल को आप एक नज़र देख लीजिएगा तो होपफुली आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। अब एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, यूजेस ऑफ पीएच। मैंने वैसे उसकी हेडिंग दी हुई है यूजेस, कि हम पीएच को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या वैसे कहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है, कहते हैं इट इज़ यूज टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। पहली बात तो अभी तक हमने वैसे भी डिस्कस कर ली है कि हमारे पास किसी भी तरह का सोल्यूशन है तो उसमें ये फाइंड करना कि वो एसिडिक मीडियम में है कि वो बेसिक मीडियम में है, इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, पीएच स्केल को। सेकंड, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस। स्टूडेंट्स पहली बात तो ये है कि जहाँ पर मेडिसिन्स की बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जितनी भी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं वो मेडिसिन्स के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम होते हैं। मोस्टली मेडिसिन्स जो होती हैं वो बेसिक होती हैं, ठीक है, कुछ मेडिसिन एसिडिक फॉर्म में होती हैं। अब इन मेडिसिन्स के अंदर देखना कि इनके अंदर कितना क्राइटेरिया एसिडिक है या बेसिक है, यहाँ पर हम पीएच को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितना भी कल्चर तैयार किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर तैयार किया जाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह तैयार किए जाते हैं जिनसे हमने फर्दर मोर टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, उन तमाम के ऊपर भी हम पीएच चेक करते हैं, उनकी पीएच देखते हैं कि उनकी पीएच कंट्रोल में है कि नहीं, कहीं वो बैक्टीरिया एसिडिक ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीएच के थ्रू चेक की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशंस, यानी मैंने अपनी मर्ज़ी से एक सॉल्यूशन तैयार करना है एसिडिक
तो वो मेरी एक नीड है, मेरी एक विश है, उस सोल्यूशन को तैयार करने के लिए, उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए उसमें मैं एसिडिक कंसंट्रेशंस को चेक करना चाहता हूँ, तो ज़ाहिरी सी बात है मैं पीएच स्केल का इस्तेमाल करूँगा। कहते हैं कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, स्पेसिफिकली जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जो लाइफ में अक्कर होते हैं उनके लिए इसको चेक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो पीएच का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसका यूज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये आगे हमारे बहुत से टॉपिक के साथ एक चेन में चलेगा और हमें कहीं जगह इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ इंडिकेटर्स। मैंने वैसे ऊपर हेडिंग दे दी है इंडिकेटर्स। सबसे पहले मैं आपको आपकी रूटीन लाइफ से इस वर्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार यूज़ करते हैं, आप बाइक यूज़ करते हैं, आप एक सड़क पे, एक रोड पे स्ट्रेट जा रहे हैं, आपने यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेने के लिए आप अपनी कार या अपनी बाइक का इंडिकेटर चलाते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? एक लाइट होती है जो कि इंडिकेट करती है, निशानदेही करती है कि आपने यू टर्न लेना है। इसी तरह कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को चेक करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो उसमें हम इंडिकेटर्स डालते हैं। इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक ज़्यादा में है, मतलब इसकी एसिडिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है या बेसिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इंडिकेटर से चेक की जाती हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे पहला एमसीक्यूज़ भी इस टॉपिक में कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, तो असल में इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। अब हम कलर्स की जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो देखेंगे कि हर एक एसिड के बारे में एक कलर रिप्रेजेंट किया गया है जिसको हम देखेंगे, और इसी तरह बेसिक के बारे में। किसके अंदर? सॉल्यूशंस के अंदर। अभी हमारे सिलेबस के मुताबिक हमें टाइप्स में 3 तरह के इंडिकेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। एक इंडिकेटर तो ऐसा है जिसके बारे में आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, मैंने उसके बारे में आपको कुछ बताया था, उसको मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवाऊँगा। और बाकी 2 इंडिकेटर्स जो हैं वो अब न्यू हैं, जिनको आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने लगे हैं। तो बेटा पहला इंडिकेटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है लिटमस। लिटमस क्या है? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लिटमस असल में एक पेपर होता है जिसको हम लिटमस पेपर भी कहते हैं। इस लिटमस पेपर के ऊपर 7 पर यह न्यूट्रल होता है, 7 से कम ये एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा ये बेसिक होता है। और इसके 2 कलर होते हैं। लिटमस 2 तरह का होता है, एक इस पर रेड कलर होता है लिटमस पेपर पे, और एक इस पर ब्लू कलर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो अराइज़ होता है कि हम ये इंडिकेटर्स इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आपके पास मैंने आपको 2 बीकर प्रोवाइड किए। उन दोनों बीकर्स के अंदर एक बीकर में मैंने आपको एसिड डाल दिया और एक में बेस डाल दी। दोनों आपको मैंने दे दिए और आपको बताया कि बेटा मुझे बताएं कि इसमें से किस बीकर में एसिड है और किस में बेस है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि जो एसिड और बेस है इसका कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। तो अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर तो आप फिज़िकली तौर पे अपनी बॉडी का कोई पार्ट, फॉर एग्जांपल अपनी फिंगर, उसमें टच करेंगे तो आपको पता है अगर वो एसिड होगा तो एसिड कोरेसिव होते हैं, जला देते हैं, तो अल्टीमेटम वो आपकी फिंगर जो है उसको बर्न कर देंगे, जला देंगे। इस वजह से आप उसको फिज़िकली तौर पर तो टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब लिटमस पेपर आप लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिटमस पेपर है, अगर इसका कलर रेड है और आपने इसको किसी बेस के अंदर डिप किया, आप इसको हाफ डिप करके जब निकालेंगे तो उसका आधा कलर ब्लू हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लिटमस पेपर होते हैं अगर उनको डिप किया जाए बेस के अंदर तो वो ब्लू में टर्न हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। रेड लिटमस ऑलवेज टर्न इनटू ब्लू इफ़ यू डिप द लिटमस पेपर इन अ बेस, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो लिटमस पेपर रेड हो। ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशंस। इसी तरह इसके ओपोनेंट है, तो इस तरह ये आप बात यूँ करेंगे कि रेड जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक मीडियम को। ठीक है। जबकि ब्लू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है?
बेसिक, मीडियम को। और इनकी वैल्यू रेंजेस भी हैं जिनको रेंज भी कहा जाता है कि एसिडिक मीडियम जो है वो 0 से 6 में आएगा और ये जो है वो 8 से 14 में, अगर आप इनकी पीएच की बेस पर इसको देखें। इसी तरह एक और इंडिकेटर हमारे पास फिनोल्फ्थलीन, जो हमारे पास फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है, इसमें 2 तरह के कलर हैं। द फर्स्ट इज़ कलरलेस एंड द सेकंड इज़ रेड। अब अगर आपने कोई भी चीज़ ली है जिसकी पीएच 0 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक है, और उस सॉल्यूशन में आपने फिनोल्फ्थलीन को पुट किया है, तो वो 0 से 9 की रेंज तक कलरलेस ही शो करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पीएच 10 से ऑनवर्ड 14 तक कोई भी आप जो मटेरियल आपने लिया हुआ था चेक करने के लिए, उसकी अंदर उस मटेरियल को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक, तो उसका कलर क्या रिप्रेजेंट होगा? रेड। इसी तरह एक और इंडिकेटर है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये एसिडिक फॉर्म में है या बेसिक फॉर्म में है, तो 0 से लेकर 4 की रेंज तक जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही आपकी पीएच चेंज होती है, 5 से ऑनवर्ड इंक्रीज होती है 14 तक, तो वो सारी की सारी जो पीएच है उसका कलर क्या रिप्रेजेंट होता है? येलो। तो इस तरह आपने देखा कि कलर्स की बेस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की, और हमें 3 तरह के इंडिकेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और उनकी पीएच प्रोवाइड की गई है। तो आपने देखा कि कैसे पीएच, जो हमारा पिछला टॉपिक था, वो हमारे इस टॉपिक इंडिकेटर्स के साथ असेंबल हो रहा है, जुड़ रहा है, मिल रहा है, और काफ़ी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। तो आइए इसको बुक पर देखते हैं, पेज नंबर 35 पर। Indicators are the organic compounds, they have different color in acidic and basic solutions, ठीक है। लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर, कॉमन जो आम हम यूज़ करते हैं रूटीन में, अपनी केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन, या इसको आप अल्कलीन सोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन, सॉरी। Each indicator has a specific color in acidic medium which changes at a specific pH to another color in a basic medium। यानी हर एक इंडिकेटर की एक स्पेसिफिक कलर रेंज है और pH पे वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया फिनोल्फ्थलीन जो है, ये अगर 0 से 9 तक आपका कोई भी मटेरियल है, चाहे वो कोई भी चीज़ आपने ली और उसकी रेंज 0 से 9 के अंदर है, तो वो आपको जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है वो कैसा शो होगा? कलरलेस, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीएच इंक्रीज़ हो गई है या पीएच इंक्रीज़ हो चुकी है 10 से 14, तो वो उसका कलर क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिनोल्फ्थलीन रेड। आगे यही एग्जांपल्स दी गई हैं कि फिनोल्फ्थलीन इज़ कलरलेस इन स्ट्रॉन्गरली एसिडिक सोल्यूशन एंड रेड इन स्ट्रॉन्गरली अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गरली कैसे हुआ? अगर आप इसको उस स्ट्रिप के साथ मैच करें तो फिनोल्फ्थलीन 0 से 9 इंडिकेट कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि 0 से 9 से मुराद कि आप इधर से लीजिए 0 से लेकर 9 तक, ये पूरी रेंज, ठीक है। इस पूरी रेंज में न्यूट्रल मटेरियल्स भी आ जाएंगे या सब्सटेंसेस भी आ जाएंगे, स्लाइटली एसिडिक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? हाईली एसिडिक। और जो वैल्यू बचेगी 10 से लेकर 14 तक, उसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे? हाईली बेसिक या हाई बेसिस होंगे। इट चेंजेस कलर एट अ pH ऑफ अबाउट 9। दिस मीन्स फिनोल्फ्थलीन इज़ कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद pH लेस देन 9, ठीक है। यानी जिसकी 9 से कम होगी वहाँ पर फिनोल्फ्थलीन का आंसर हमेशा क्या आएगा? कलरलेस। इफ़ द pH इज़ अबव 9, अगर 9 से ज़्यादा होगी तो फिनोल्फ्थलीन इज़ रेड, उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब नीचे आपको एक ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसमें उसने नीचे रेड लिखा हुआ है, फिर आगे येलो कलर बनाया हुआ है और लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज। इसी तरह नीचे आ जाइए तो लिटमस के लिए हाफ रेड हाफ ब्लू, और नीचे आ जाइए तो फिनोल्फ्थलीन के लिए 9 तक कलरलेस है और ऑनवर्ड जो है वो क्या है? रेड। लेकिन इसके नीचे आपको मार्क की रेंज नज़र आ रही होगी, उसमें आप देखिए तो रेंज जो है वो 0 से लेकर 14 तक है और उसके पीछे pH ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाइए तो टेबल बना हुआ है, अगर आप इस टेबल को देख लीजिए तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ जाएगा।
अब आपने देखा कि कैसे हमने पहले बात स्टार्ट की पीएच स्केल की, उससे हमने बात की इंडिकेटर्स की। अब हम मूव करते हैं एक न्यू मटेरियल की तरफ, या कह लीजिए कि एक एडवांस इंडिकेटर की तरफ, विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको मैं पहले ही हाईलाइट कर चुका हूँ ऊपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। अब पीएच क्यों कहते हैं, यकीनन ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इन इंडिकेटर्स के अंदर पीएच का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। विदाउट पीएच हम इसको डिटरमिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या चीज़ है? देखिए, अभी जो आपने इंडिकेटर्स पढ़े उसमें आपने देखा कि लिटमस के पास सिर्फ दो ही कलर हैं, द फर्स्ट इज़ रेड एंड द सेकंड इज़ ब्लू। इसी तरह फिनोल्फिन के आपने देखा उसके पास भी दो तरह की ही कलर्स हैं, द फर्स्ट इज़ कलरलेस, जो कि कलर होता ही नहीं, द सेकंड इज़ रेड, लाइक मिथाइल ऑरेंज, रेड एंड येलो। यूनिवर्सल का मतलब ये है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स या पीएच इंडिकेटर्स, यानी इसके अंदर मिक्सचर इंडिकेटर्स होंगे। मिक्सचर का मतलब कि ये एक स्ट्रिप होगी जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स बने होंगे। ठीक है, कोई भी कलर, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, इस तरह कोई भी कलर होंगे और हर एक कलर को एक स्पेसिफिक पीएच प्रोवाइड कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, ज़ीरो वाले जो हैं, आप ये देख लीजिए, ये है ना ज़ीरो, इस ज़ीरो को आप रेड कलर कह दीजिए, वन को जो है ग्रीन कह दीजिए, इसको ब्लू कह दीजिए, इसको इस तरह करके पूरी जो 14 तक की स्ट्रिप है उसको आप क्या दे देंगे, सबको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हर स्ट्रिप के पास एक कलर अवेलेबल है। अब ये जो कलर अवेलेबल हैं ये असल में क्या है, मिक्सचर है, पूरे का पूरा एक मिक्सचर है। इन्हीं कलर्स की इस फॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम अपना जब सोल्यूशन तैयार करते हैं, सोल्यूशन को तैयार करने के बाद हम जो स्ट्रिप होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की वो डिप करते हैं, डिप करके निकालते हैं। स्ट्रिप के जिस पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल 4 के ऊपर एक ब्राउन कलर शो होता है, उस कलर को हम चार्ट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, उसके साथ रख के मैच करते हैं तो हमें पता चल जाता है, अच्छा भाई ये तो पीएच 4 आई है, पीएच क्या आई है 4, और 4 पे ये स्लाइट एसिड है। तो इस तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये यूज़ होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। इसके लिए पेज नंबर 36 पर आप आएंगे तो आपको दोबारा एक स्ट्रिप बनी नज़र आएगी। स्ट्रिप के ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देते हैं। आइए इसे रीड कर लेते हैं। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स। ठीक है, द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट पीएच होती है, हैंस इट इज़ यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आप इससे सॉल्यूशन जो है वो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सच अ मिक्स्ड इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर और सिंप्लीफाई पीएच इंडिकेटर। तो इस तरह इसके दो नाम पड़ जाते हैं, या तो आप इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं या आप इसको पीएच इंडिकेटर कहते हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। उस पेपर के पीस को आप पुट करते हैं इन दिस सॉल्यूशन, फिर आपको पीएच जो है फाउंड हो जाती है और उसको आप कंपेयर करते हैं कलर ऑब्टेन्ड विद अ कलर चार्ट। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एडवांस होते जा रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो फैसिलिटी मिलती जा रही है अपने एसिड्स और बेसिस को या अल्कलाइंस को सर्च करने में। पहले हमने देखा पीएच थी, उसके ऊपर हमने काम चलाया, फिर हमारे लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, उनके ऊपर हमें सिर्फ स्पेसिफिक कलर दिए गए जिसमें हर एक चीज़ की स्पेसिफिक पीएच फाइंड करना मुश्किल थी। उस काम को इजी कर दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर ने। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी एक लेटेस्ट टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड पीएच मीटर। बेटा पीएच मीटर क्या है? पीएच मीटर आज का सबसे ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट आंसर देने वाला मीटर अवेलेबल है, जिसमें आपके जो भी आपका सॉल्यूशन होता है, चाहे वो एसिडिक है चाहे वो बेसिक है, उसका एग्जैक्ट आंसर जो है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 इसकी वैल्यू है, इसकी रेंज 1 है, 0 है, इस वैल्यू को मेजर करके एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करने वाला जो हमारे पास अभी तक का सबसे बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मीटर है वो पीएच मीटर है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, इस पीएच मीटर में क्या होता है, इस पीएच मीटर के अंदर एक बीकर होता है, उस बीकर के अंदर आप अपना सॉल्यूशन डाल देते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है।
ठीक है, और उसके साथ मीटर को अटैच किया जाता है। जैसे ही इसमें से ट्रैवलिंग